कल जो है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया गया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अर्थात किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कैसे आप निकालते हैं, वो बताया गया था आपको। फार्मूला आपको पता ही होगा, V = 1/4πε0 K। अगर निर्वात या वायु के अलावा है तो K लगा देंगे, और अगर निर्वात या वायु है तो क्या लगा देंगे, 1/4πε0 लग जाएगा। ठीक है, इंटू Q/R होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तो Q/R² होता है, और वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, Q/R हो जाता है। ये चीज क्लियर हुई? ये आपको कल के वीडियो में बताया गया था। आप क्रम से सारे वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। आज आपको क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पहले से पता आपको है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है या वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के में आप जानते हैं कि दो आवेशों से मिलकर, ऐसे आवेश जो परस्पर परिमाण में बराबर हों और उनके जो साइन हो, मतलब आवेशों की जो प्रकृति हो वह विपरीत हो, अर्थात दो बराबर और विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं अगर परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हैं तो उन आवेशों का जो निकाय होता है क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, क्योंकि दो आवेशों का निकाय है तो उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाल चुके हैं, अब आपको उन्हीं बिंदुओं पर वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, अब वह जो बिंदु आपका है वह वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो सकता है। अक्ष आप समझ रहे होंगे, वैद्युत द्विध्रुव में या इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, दोनों जो अपोजिट चार्जेस हैं उन चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन जाती है उसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष। क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष हो गया ये। अब अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है तो उस पर कितना होगा विभव। निरक्षीय में कोई बिंदु है, मतलब अक्ष के लंबवत है, तब कितना होगा, या अक्ष और निरक्ष के अलावा किसी अन्य बिंदु पर अगर आपको निकालना हो वैद्युत विभव तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सब के पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि आपको दो वीडियो पहले आपको जो है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन जो दिए गए थे होमवर्क रूप में सॉल्व करने के लिए, वो बहुविकल्पी क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने, किसी ने 7वां, किसी ने 5वां, किसी ने 8वां जो है क्वेश्चन कहा था सर बता दीजिए। तो मैं एक बार थोड़ा सा वो जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको ओवरलुक कर दे रहा हूँ। आप सभी क्वेश्चन को मिला लीजिए और ये जान लीजिए कि अगर आपके पास बुक है, एक्टिव की बुक है या मित्तल की बुक है या बालाजी प्रकाशन बुक है, तो बुक से देख करके आप बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट आप बैठा नहीं पाएंगे। आप जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजे जाए आपको, वो आप उसका जो विकल्प है अपने मन से दिमाग लगा करके, ठीक है, भेजिए हमको। जो रॉन्ग होगा उसे हम करेक्ट करेंगे, फिर सही करके बताएंगे आपको। बहुत कम लोग तो रिस्पॉन्स ही करते हैं, लेकिन अगर आप उसको देख कर करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, अगर आंसर गलत दिया हुआ है तो वह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, अभी मैं देख रहा हूँ उसको, 7वां है या 9वां है, उसमें एक्टिव की बुक से अगर आप उसका सोल्यूशन देखेंगे तो उसका जो आंसर दिया गया है वो रॉन्ग है। तो आंसर रॉन्ग है तो रॉन्ग ही आप सीख जाएंगे फिर। ठीक है ना? तो इसलिए आप क्या करेंगे कि जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाए वो क्वेश्चन आप उसको सीरियसली पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसका जो विकल्प आता है वो विकल्प हमारे पास भेजिए, फिर वो सही है या गलत है उसको हम आपको बताएंगे। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ उसको आपको, सब आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एल भुजा वाले घन के केंद्र पर, एल भुजा वाले घन के केंद्र पर, ठीक है, आवेश रखा हुआ है। कौन सा आवेश है? Q कूलाम आवेश रखा हुआ है। घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। घन जो है एक बंद
आकार वाली वस्तु है, ठीक है, उसके भीतर अगर आवेश Q रखा हुआ है, घन की भुजा से कोई मतलब नहीं है, भुजा चाहे बड़ी होगी चाहे छोटी होगी, है ना, आवेश तो अंदर Q रखा ही है, उसी आवेश के कारण ही फ्लक्स गुजरेगा। तो बड़ा घन होगा तो भी उतने फ्लक्स गुजरेंगे, अगर छोटा घन होगा तो भी फ्लक्स उतना गुजरेगा। छोटा अगर घन होगा तो कम स्थान से नजदीक नजदीक बल रेखाएं गुजरेंगी, अगर बड़ा सा घन होगा तो वही उतनी ही बल रेखाएं होंगी, दूर दूर गुजरेंगी, ठीक है ना। तो फ्लक्स का प्रभाव जो है वह घन की भुजा पर या घन के आयतन पर नहीं पड़ता। तो अगर Q आवेश रखा है घन के भीतर अगर Q आवेश रखा हुआ है तो क्या होगा, घन के भीतर Q आवेश रखा हुआ है तो घन से गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, Q का यानी जो आवेश रखा था उस Q का 1/ε0 गुना हो जाएगा। तो Q आवेश रखा है तो Q का 1/ε0 गुना आवेश हो जाएगा, ठीक है ना, वो सिंपल सा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, Q/ε0। अब घन के एक फलक से कहा हुआ है तो कितने फलक होते हैं घन में, 6 पृष्ठ होते हैं, तो एक पृष्ठ से कहेगा तो संपूर्ण फ्लक्स की संख्या में हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो Q/6ε0 हो जाएगा। पहला तो हो गया, वेरी सिंपल। दूसरा, एक बंद पृष्ठ में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, जाहिर सी बात है वैद्युत द्विध्रुव है तो दिया भी गया है +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है वो, ठीक है। इस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी बंद पृष्ठ से गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और अगर उस पृष्ठ के भीतर एक से ज्यादा आवेश हैं तो उन आवेशों का बीजगणितीय योग भी निकाल लेते हैं, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। तो +Q और -Q आवेशों से मिलकर के कोई द्विध्रुव बनता है और वह पूरा जो द्विध्रुव आपका है कहाँ रखा है, घन के भीतर रखा हुआ है, बंद पृष्ठ में रखा हुआ है। तो बंद पृष्ठ के भीतर अगर पूछा जाए नेट कितना आवेश है तो 0 हो जाएगा, +Q -Q को ऐड करेंगे 0 आवेश हो जाएगा। जब आवेश 0 हो गया, ठीक है, तो परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना, ठीक है, फ्लक्स गुजरता है तो 0 का 1/ε0 गुना निकालेंगे तो वो भी तो 0 आएगा। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव अगर रखा हुआ है तो उस बंद पृष्ठ से कोई फ्लक्स बाहर नहीं गुजरेगा, 0 हो जाएगा उसका उत्तर, ठीक है। इसमें दूसरे का डी वाला सही है। ऐसे कहीं क्वेश्चन में देता है कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव हैं, n, ठीक है, तो n वैद्युत द्विध्रुव हो या 10 वैद्युत द्विध्रुव हो या 20 वैद्युत द्विध्रुव कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वैद्युत द्विध्रुव में 1 + 1 माइनस होते हैं तो n वैद्युत द्विध्रुव रहेंगे तो n पॉजिटिव आवेश होंगे +Q और n निगेटिव होंगे -Q, जोड़ेंगे तो नेट आवेश 0 ही हो जाएगा। जब नेट आवेश 0 हो जाएगा तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना ही फ्लक्स गुजरता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है ये। तीसरा जो क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले पर 5 माइक्रोकूलाम आवेश है। गोलों के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर किसी गोले के पृष्ठ पर Q आवेश फैला है, ध्यान दीजिए मेरी बात, गोले के पृष्ठ पर क्या कितना आवेश फैला हुआ है, +Q आवेश फैला हुआ है, तो गोले के केंद्र से, ठीक है, r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है कितनी होती है, 1/4πε0 × Q/r², ठीक है। तो आवेश तो उतना ही है, r क्या है, उस गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इसमें गोले की त्रिज्या कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है उस पर निर्भर करता है और गोले के पृष्ठ पर फैले आवेश पर निर्भर करता है। तो पृष्ठ पर आवेश तो बराबर है, 1/4πε0 तो बराबर है, अंतर कहां पे है, अंतर केवल दूरी में है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलाम आवेश एक पर है और 5 माइक्रोकूलाम आवेश एक पर है, ठीक है।
और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला मान लीजिए है, तो त्रिज्या जो गोले की है उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले पर 2 माइक्रोकूलाम हो, चाहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले पर 5 माइक्रोकूलाम हो, हमको केवल 2 माइक्रोकूलाम पहले गोले पर आवेश है, दूसरे पर 5 माइक्रोकूलाम है। तो आवेश फिक्स हो गया, 2 माइक्रोकूलाम 5 माइक्रोकूलाम, बात समझ रहे हैं। और दूरी वही है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर कह रहा है, तो 1/4πε0 इंटू Q/r² के फार्मूले में एक बार Q की जगह रखा जाएगा 2 माइक्रोकूलाम, दूसरी स्थिति में Q की जगह रखा जाएगा 5 माइक्रोकूलाम। R तो सेम है क्योंकि 10 सेंटीमीटर दूरी पर निकालना ही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1/4πε0 के दोनों कंडीशंस में सेम है, तो रेशियो निकालना होगा, तो क्या होगा, वही Q1/Q2 2:5। बस ये तीसरा बी वाला विकल्प सही इसमें है। ठीक है, चलिए एक चौथा है, एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले चालक गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है, गोले के केंद्र पर तीव्रता। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट अभी होगा। आपको बताया गया है कि अगर किसी गोले के पृष्ठ पर, ये दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, यदि किसी गोले के पृष्ठ पर आवेश वितरित है, ठीक है, तो उस आवेश के कारण गोले के भीतर, चाहे केंद्र पर कहे चाहे गोले के भीतर कहीं भी कहे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। मतलब किसी चालक गोले की सतह पर आवेश फैला हुआ है तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। वही कंडीशन यहां दिया है, गोले की त्रिज्या दिया है, ठीक है, और बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है 10 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है ना, और जो चालक गोला है उसकी सतह पे आवेश है, तो अंदर जो तीव्रता होगी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। गोले के केंद्र पर तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। गोले की सतह पर तीव्रता पूछा जाएगा तो सूत्र होता है σ/ε0, पता होगा आपको। बाहर पूछा जाए तो σ/ε0 इंटू R²/r²। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और अंदर क्या होता है, तीव्रता शून्य होती है। तो चौथे का विकल्प हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, अच्छा पांचवा है, एक गोलीय ठोस चालक की त्रिज्या r मीटर है, इस पर Q कूलाम आवेश है, कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछ रहा है। सत्य कथन में बीच में नीचे एक सी दिया हुआ है, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ये तो अभी बताया आपको, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा अगर Q कूलाम आवेश गोले के चालक की सतह पर फैला हुआ है। और वही दिया है कि चालक की सतह पर Q आवेश फैला हुआ है तो भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ये सत्य कथन है। इसके अलावा बाकी जो तीनों कथन हैं वो असत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है, एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र, आवेशित गोलीय चालक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अभी बताया, अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब देखो 4 विकल्प दिया है, गोले के भीतर शून्य होता है, ये सत्य है, लेकिन लगा दिया है गोले के बाहर भी शून्य होता है, ऐसा नहीं है, गलत। ठीक है, गोले के बाहर क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q/r²। दूरी बढ़ने के साथ वह व्युत्क्रमानुपात रूप में घटता जाता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि पहला पार्ट तो सही है, गोले के भीतर शून्य होता है और गोले के बाहर भी शून्य होता है, ये गलत है। बी वाले में आ जाइए, गोले के भीतर शून्य होता है, गोले के बाहर दूरी बढ़ाने के साथ कम होता जाता है, ये भी सत्य है। गोले के भीतर शून्य होता है और गोले के बाहर दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तीव्रता जो है वह शून्य हो जाएगी, माफ कीजिए घटती जाएगी, कम होता जाएगा, ये भी सही है। सी वाले पा जाइए, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी वर्ग के साथ कम होता जाता है। देखो दूसरा भी सही, बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, लेकिन सी वाला ज्यादा सही है। क्यों ज्यादा सही है, क्योंकि बी वाले में दिया है कि दूरी बढ़ने के साथ वो घटता जाता है, ये तो सत्य है, और सी वाले में दिया है दूरी बढ़ने के साथ दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है, ये ज्यादा सत्य है। क्योंकि फार्मूले में क्या है, E = 1/4πε0 इंटू Q/r², यानी दूरी के वर्ग के हिसाब से कम हो रहा है, कम तो हो रहा है, लेकिन जब दे दिया दूरी के वर्ग के हिसाब से कम हो रहा है तो वो ज्यादा सत्य हो गया। ठीक है ना, तो अधिक सटीक कौन सा हुआ, सी वाला हुआ। चौथा गलत है क्योंकि दिया है गोले के भीतर अधिकतम होता है, एकदम रॉन्ग हो गया, गोले के भीतर तो शून्य होता है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। इसमें जो है आंसर आप जब देखेंगे एक्टिव की बुक में, आंसर जो है वो चौथा दिया हुआ है, 5 मीटर दूरी से अधिक दूर पर,
मतलब आवेश का जो खोखला गोला है वह 5 मीटर से अधिक दूरी पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो बिल्कुल रॉन्ग है ये। 5 मीटर से अधिक दूर पर या 10 मीटर से अधिक दूर पर, ये दूरी का अंदाजा आप कैसे लगाएंगे? नहीं लगा सकते। तो इसमें जो पहला विकल्प है एकदम राइट है। किसी आंतरिक बिंदु पर आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। कहां पर? किसी आंतरिक बिंदु पर। पहला ही विकल्प है, ये सत्य है। ठीक है, तो एक्टिव की बुक में ये गलत दिया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है E = 0, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह 0 है। तो वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ क्या परिवर्तन होगा? जब तीव्रता 0 होगी तो विभव में परिवर्तन नहीं होगा। वैद्युत क्षेत्र जहां पर रहता है वहीं पर विभव उत्पन्न होता है। विभव के लिए वैद्युत क्षेत्र का होना अनिवार्य है। इसलिए अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो इसका मतलब कि V और दूरी R, मतलब दूरी बढ़ने के साथ विभवांतर घटेगा कि बढ़ेगा, यह निर्भर नहीं करता V और R एक दूसरे पर। V R पर निर्भर नहीं करता है। अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे भी, जो आप चैप्टर लेसन पढ़ रहे हैं इसी में, कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। E = dV/dr विद निगेटिव साइन। आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जब E = 0 हो जाएगा तो dV/dr = 0 हो जाएगा। इसका मतलब dV = 0 हो जाएगा। तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दूरी से कोई उसका मतलब ही नहीं है। तो जो चौथा वाला और सब में दिया है कि V ∝ 1/r, V ∝ r, V ∝ 1/r², इन तीनों में दिया है कि V जो है R पर निर्भर करता है। लेकिन जो लास्ट वाला विकल्प है उसमें दिया हुआ है कि V R पर निर्भर नहीं करता, और वही सत्य है। अगला है 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, छोटी दूरी D पर एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं। उन पर क्रमशः +Q और -Q का आवेश है। प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? आपको पता है, 2 विपरीत आवेशित प्लेटें हैं, +Q और -Q, तो उसके बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उसमें जब बताया गया था आपको, तो बताया गया था कि प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है? E = σ/ε0। ठीक है, अच्छा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? Q/A। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही तो सिग्मा होती है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो E = क्या हो जाएगा? Q/A हो जाएगा, और ε0 है ही है, तो E बराबर हो जाएगा σ/ε0 या Q/ε0A। ठीक है, चलिए अगला है R1 व R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, किसी चालक गोले की सतह पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, चालक गोले की सतह पर कितनी होती है? σ/ε0। बताया गया था आपको, बाहर के बिंदु पर E = होता है σ/ε0 इंटू R²/r²। कैपिटल R मूल गोले की त्रिज्या है जिस पर आवेश फैला हुआ है, स्मॉल r केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। जब गोले की सतह की बात करेंगे हम तो कैपिटल R स्मॉल r सेम हो जाएंगे, तो उस अवस्था में क्या होगा? σ/ε0। मतलब गोले की सतह की बात अगर करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र गोले की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा, तो चाहे R1 R2 त्रिज्या का गोला हो या किसी अन्य त्रिज्या गोला हो। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए जो रेशियो आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का वो क्या होगा? 1:1 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक घन के शीर्ष पर Q आवेश रखा है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, कुल फ्लक्स कितना होगा ये आपको बताया गया है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है वह आपको जो साधित उदाहरण का विकल्प है, पहला वाला विकल्प है Q/8ε0, वो आपको बताया गया। घन के कोने पर घन के कोने पर जो है वह आवेश रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है तो Q/ε0 पूरा गुजरेगा। लेकिन आपको याद होगा कि जो कोने पर रखा होगा जो आवेश, उस कोने पर आवेश को ढकने के लिए 8 घन लगाए जाएंगे। ये आपको, ठीक है, जो आपका तीसरा चैप्टर शुरू हुआ है वीडियो में, ठीक है, उस वीडियो के लास्ट पहले वाला वीडियो मतलब देखेंगे, गॉस की प्रमेय का अंतिम वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो ये आप आंसर जान रहे होंगे Q/8ε0।
12वां है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव है। ये तो पहले बताया आपको भी हमने, जब एक वैद्युत द्विध्रुव था तो कुल गुजरने वाला फ्लक्स 0 था। n वैद्युत द्विध्रुव है तो भी फ्लक्स वही गुजरेगा 0। ये तो दूसरे क्वेश्चन में ही बता दिया था आपको। 13वां क्वेश्चन आपका है, r मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के केंद्र पर q कूलाम का आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और आवेश का मान आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा। ठीक है, तो आपको पता है गॉस के प्रमेय से कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वह परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात क्यू आवेश रखा है तो क्या हो जाएगा, Q/ε0। तो केवल फ्लक्स जो होता है वह परिबद्ध आवेश पर ही निर्भर करता है। ε0 तो कांस्टेंट है, इसलिए जो आवेश गुजरेगा वो Q/ε0 होगा। अब गोले को बढ़ा देंगे, त्रिज्या दुगनी कर दीजिए, 3 गुनी कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या कहा है कि आवेश का मान आधा कर दें। आवेश आधा कर देंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जहां फ्लक्स Q/ε0 गुजर रहा होता है वहां पर आवेश के मान को हाफ कर देंगे तो कितना फ्लक्स गुजरेगा, Q/2ε0। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, Q/2ε0। तो ये क्वेश्चन थे, आप अच्छे से आप क्वेश्चन लगाया कीजिए और जो प्रॉब्लम होगी वो आपको हम समझाएंगे। अब जरा इस पे आ जाते हैं हम, यहाँ जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे हमने 2 बनाया था समझाने के लिए, लेकिन अब काफ़ी टाइम तो आपको कभी क्वेश्चन बताने में ही लग गया, इसलिए हम आपको पहला वाला समझाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, 2 बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बना हुआ एक निकाय है ये, और इस निकाय के आवेशों के बीच जो डिफरेंस है, अंतर है, दूरी है, ये 2L दूरी है। तो हाफ L दूरी यहाँ हो गई, इसका जो मध्य बिंदु है वह O है, आधी दूरी हो गई L इधर, आधी दूरी हो गई L इधर। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में मतलब इसके अक्ष के अनुदिश एक आवेश यहाँ, एक बिंदु यहाँ पर है P, इस बिंदु P पर निकालना है वैद्युत विभव। ठीक है ना, यहाँ पर निकालना है विभव। तो हम पहले देखेंगे कि इस बिंदु P पर विभव इस +Q आवेश के कारण कितना होगा, और फिर इसी बिंदु पर विभव इस -Q आवेश के कारण कितना होगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे। एक चीज ध्यान देना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह सदिश राशि होती है, इसलिए उसमें दिशा भी देखते हैं कि धन आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, ऋण आवेश है तो अंदर की तरफ होगा। यहाँ पर ये सब ध्यान नहीं देना है। +Q आवेश है तो +Q रखा जाएगा, -Q आवेश है तो -Q रखा जाएगा। कहने का मतलब इसमें चिन्ह सहित मान रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं +Q आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कल वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि एकांक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है। इस पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 K × Q/R। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए Q आवेश रखा हुआ है तो हो जाएगा यहाँ पर विभव V1 बराबर 1/4πε0 K × Q/, दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R - L। ये चीज क्लियर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव से इस बिंदु की दूरी दिया गया है R। वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर आपको निकालना है विभव। ठीक है, तो इस सिरे से पूछा जाए तो आप ये L दूरी घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा R - L। ये हो गया। इसमें दिशा नहीं देनी है कि दिशा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए अब V2 में आ जाइए। V2 = क्या हो जाएगा, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश कहाँ पे, यहाँ पे है, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो फार्मूला वही रहेगा, V2 = 1/4πε0 K, क्लियर, इंटू Q की जगह क्या हो जाएगा, -Q हो जाएगा, क्योंकि आवेश तो ऋणात्मक है, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं, लेकिन आवेश को परिमाण सहित रखा जाएगा। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो -Q अपान डिस्टेंस क्या हो जाएगी,
यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, l है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, ये r प्लस l हो जाएगी। ठीक है, माइनस को बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान r प्लस l। देख लीजिए, ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं, समझ में आया। चलिए अब टोटल विभव निकाल लेंगे हम। कैसे, इस बिंदु P पर संपूर्ण विभव, ठीक है, बिंदु P पर संपूर्ण विभव निकालेंगे। कैसे, जोड़ दीजिए, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। इसमें आपको सदिश का नियम नहीं लगाना है कि एक बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं या दो तीव्रता कार्य कर रही है तो आपको बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सीधे आप मान रख के जोड़िए, चिन्ह सहित बीजगणितीय योग कर दीजिए। तो V1 की वैल्यू आप ये देख ही रहे हैं, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान r माइनस l, ये हो गया V1 की वैल्यू। प्लस V2 को मान रख दीजिए। अच्छा, प्लस तो आपने यहां पर रख दिया। अब V2 की वैल्यू क्या है, निगेटिव में है, तो प्लस को हटा दीजिए, अब माइनस हो गया यहाँ पे, माइनस 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान r प्लस l। बात क्लियर हो गई इतनी, ठीक है, वो सिंपल सा है। ये यही हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू को कॉमन ले लीजिए। क्लियर, क्या हो जाएगा 1/r माइनस l माइनस 1/r प्लस l, इतना हो गया। 1/4πε0 के यहाँ कॉमन हुआ, क्यू आपने यहां से बाहर लिया तो 1/r माइनस l है माइनस 1/r प्लस l है, या यही हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू। ठीक है, अब यहाँ a माइनस बी a प्लस बी है तो इसका जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी एलसीएम यही तो हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, r प्लस l का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो हो जाएगा यहाँ पे r प्लस l। ठीक है, और r माइनस l आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 में तो यहाँ क्या चला जाएगा, r माइनस l हो जाएगा, और बाहर लगा है माइनस तो माइनस r हो जाएगा और प्लस l हो जाएगा, तो हो गया माइनस r प्लस l। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस r प्लस r आपका कैंसिल हो गया। चलिए, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 के, ये किसकी वैल्यू हो रही है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव का मान निकल रहा है कहां पर, बिंदु P पर, इन दोनों आवेशों के कारण, और दोनों आवेशों से मिल करके आपका बना हुआ है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है इस बिंदु P पर विभव का मान निकल रहा है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के, L और L क्या हो जाएगा 2L, और यहाँ क्या है Q है तो 2L मल्टीप्लाइड बाई Q क्या हो जाएगा 2QL अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। देख लो जरा सही इतना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको याद होगा, आपने V इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2QL अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है, यह विभव की वैल्यू आ गई, कहां पर आई वैल्यू आई है, बिंदु P पर। अब यहाँ पर L जो है ये बहुत छोटी राशि है, ये आप देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल रहे थे ना, तो वहां पर भी ठीक है क्या हुआ था कि आप L की वैल्यू R की तुलना में बहुत कम होती है, L इज वेरी लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर की वैल्यू जो है वो R से और कम हो, R स्क्वायर से और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो L स्क्वायर है यह बहुत ही अल्प राशि हुई, क्योंकि L जो है ऑलरेडी बहुत छोटी राशि है, तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर बहुत छोटी राशि है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल R स्क्वायर बचेगा, और 2QL आपको याद है कि 2QL जो है यह वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। किससे दिखाते हैं इसको, P से,
किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो Q इंटू 2L कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये P है, P इक्वल टू 2QL होता है, तो ये P हो जाएगा और यहाँ R स्क्वायर हो जाएगा। तो V की वैल्यू क्या हो गई, V इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू P/R स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर हो रहा बात। यह जो है विभव का फार्मूला हो गया। कहाँ पर, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर अक्षीय स्थिति में अगर वह बिंदु उस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश है, ठीक है, तो उस अक्ष के अनुदिश r दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 के इंटू P/R स्क्वायर। और यहाँ पर अगर K की वैल्यू हम 1 लेते हैं, मतलब निर्वात या वायु है किसके बीच, इन दोनों आवेशों, और यह जो बिंदु है अगर इन दोनों के बीच जो है निर्वात या वायु है, तो इस K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो विभव का फार्मूला होगा V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/R स्क्वायर। तो यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला है। ठीक है, अगर वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित है। अब हम कल आपको बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय अवस्था में, निरक्षीय मतलब क्या हुआ कि अगर ये अक्ष है हमारा और इस अक्ष पर लंबवत, ठीक है, कोई आवेश यहाँ पर, कोई बिंदु यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, तो यह निरक्ष कहलाता है, मतलब अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु है तो वैद्युत विभव का मान कैसे निकालते हैं। और तीसरा जो हम बताएंगे आपको कि वह बिंदु न तो अक्षीय है और न ही निरक्षीय है। अक्षीय और निरक्षीय के अलावा वह बिंदु यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है और कैसे हम उस सूत्र को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हम आपको अगले वाले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।